हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीसीआई पर। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों। एमजीसीआई की मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है और इसका आज पार्ट टेस्ट 3 हो चुका है। ठीक, और डेट थी 2/3/2025 और इसके फिजिक्स के पेपर का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस इसमें पूछा गया था एनसीईआरटी पार्ट 1 और 11 से और एनसीईआरटी पार्ट 1 12 से, मतलब दोनों ही क्लासेस 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का पार्ट 1 एनसीईआरटी पार्ट 1 का सिलेबस था और आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले बच्चों। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा था। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड व्हाट हैपेंड टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल कर दिया जाए तो मैक्सिमम हाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल दोगुना कर दिया जाए तो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ उड्डयन काल होता कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। अगर हम इसे डबल कर दें तो देखो 2/g, ये टर्म तो कांस्टेंट है। अगर आप इसे डबल करना चाहते हो तो आपको u sin थीटा को डबल करना पड़ेगा। u sin थीटा को आपको डबल करना पड़ेगा। ठीक, 2 टाइम्स ऑफ इनी, मतलब फाइनल u sin थीटा डैश इज इक्वल टू इनिशियल u sin थीटा का डबल करना पड़ेगा। और जो हाइट होती है बच्चों वो होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अगर हम इस कंपोनेंट को डबल कर दें, अगर हम इस कंपोनेंट को डबल कर दें तो जो हाइट है वो 2 स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स इनिशियल हाइट हो जाएगी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक, हाइट जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर आप टाइम को डबल करना चाहते हो तो आपको u sin थीटा को डबल करना पड़ेगा। u sin थीटा डबल हो जाएगा तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो इस तरह से हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एनएलएम से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। Two blocks of mass 8 kg and 5 kg are connected by a heavy rope of mass 3 kg. Complete system is accelerated upward by 10 meter per second square as shown in the figure. The tension at the point P will be. ठीक, पॉइंट P यहाँ पर कहीं दिया हुआ है। इस पॉइंट P पे टेंशन पूछ रहा है ना। रोप का भी मास है, इसका भी मतलब मैसिव रोप दी हुई है। दर्शा है 8 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम द्रव्यमान के दो ब्लॉक 3 किलोग्राम द्रव्यमान की भारी रस्सी द्वारा जुड़े हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार ये पूरा निकाय ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित हो रहा है, तो बिंदु P पर तनाव होगा। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि जहां पर टेंशन पूछा है वहां से रस्सी तोड़ दो। क्या है इसकी टेक्निक कि जहां पे टेंशन पूछा है वहां से रस्सी तोड़ दो। तो देखो मैंने यहाँ से रस्सी तोड़ दी और यहाँ पर एक लगा दी मासलेस रोप। ये 3 किलो और ये 5 किलो, इन दोनों को एक साथ लगा दो, ये हो गया 8 किलो। अब यहाँ पर टेंशन पूछा है जिस रोप में, वहां से मैं रस्सी तोड़ के एक मासलेस रोप लगा दी है, तो यहाँ पर टेंशन पूछा है जिसको मैं टी बोल देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा टी और 8 का वेट हो जाएगा 18 न्यूटन और जो सिस्टम है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है ना। जो सिस्टम है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब एक फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है, फिर भी जा तो ऊपर ही रहा है। तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, टी माइनस 80 इक्वल टू 8a और a की वैल्यू 10 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है t इक्वल टू 80 प्लस 80, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 160 न्यूटन। ठीक, 160 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 न्यूटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड on an inclined plane. The slope angle theta of the plane is such that the block slides down the plane at a constant speed. ठीक है, जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। v इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब फोर्स जीरो है। ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू के पूछा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी नत तल पर एक ब्लॉक रखा है, तल का नति कोण थीटा इस प्रकार है कि ब्लॉक उस पर नीचे की ओर नियत चाल से फिसल रहा है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाल नियत है। ठीक, नियत चाल दिया हुआ है। गतिक घर्षण गुणांक हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी जीरो। फोर्स जीरो होने का मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स होता है बच्चों mg sin थीटा और यहाँ पर होता है फ्रिक्शन। तो जो mg sin थीटा है वो आपके फ्रिक्शन के बराबर है और जो फ्रिक्शन है वो होगा आपका म्यू mg cos थीटा। ठीक, और अगर हम mg mg कैंसिल कर दें तो म्यू इक्वल टू मिल जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा से हमें मिल जाएगा tan थीटा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा इसका tan थीटा। इजी क्वेश्चन था, आ गया समझ में?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये बोल रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ आर इक्वल टू √3/g, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। ठीक है, वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया है कि उसकी क्षैतिज परास तथा उड्डयन काल दोनों √3/g के बराबर है, तो प्रक्षेपण कोण होगा। मतलब क्या क्या दिया है हमें, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब h किसके इक्वल है, √3/g के। ठीक, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी किसके इक्वल है, √3/g के, है ना। उड्डयन काल और क्षैतिज परास दोनों ही किसके इक्वल है बच्चों, √3/g के। तो ये प्रक्षेपण कोण मतलब थीटा पूछ रहा है हमसे, है ना, थीटा की वैल्यू पूछी गई है। चलो समझते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हॉरिजॉन्टल रेंज बोला है ना, तो हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों √3/g के इक्वल है। ठीक, क्षैतिज परास, परास को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और उड्डयन काल को t से। तो परास के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि बच्चों 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा बाय g, रेंज का फॉर्मूला इक्वल टू √3/g, जी कैंसिल कर देते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं क्या, 2u sin थीटा बाय g इक्वल टू √3/g, यहां भी जी कैंसिल कर दो। तो यहां से आपको 2u sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी √3, और 2u sin थीटा की वैल्यू अगर √3 में यहां पे पुट कर दूं तो √3u cos थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3, मतलब u cos थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। तो देखो साइन भी मिल चुका है, कॉस भी मिल चुका है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो tan थीटा से हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा, हमें प्रक्षेपण कोण भी मिल जाएगा tan थीटा से। दोनों को डिवाइड करता हूं मैं, तो 2u sin थीटा इक्वल टू √3, और इसको डिवाइड करा मैंने u cos थीटा इक्वल टू 1 से, दोनों को डिवाइड लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ u वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3/2, ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें tan इनवर्स √3/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या हमें, tan इनवर्स √3/2, तो ये हो जाएगा बी आपका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी v स्ट्राइक अ बॉल मूविंग टुवर्ड्स द बॉल विद अ वेलोसिटी u एंड इलास्टिक है ना, इलास्टिक इंपैक्ट लास्ट फॉर t सेकंड। ठीक है, t सेकंड के लिए इलास्टिक इंपैक्ट होता है। देन द मीन इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, ठीक, फोर्स पूछ रहा है कितना बल लगा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है v वेग से गति करती हुई एक गेंद है ना, एक गेंद है जो v वेग से गति कर रही है और उसकी और u वेग से आती हुई दीवार, मतलब यहाँ पर एक दीवार है ना, इसको दीवार समझ लो, ये दीवार जो है ये u वेग से आ रही है, से टकराती है। इस प्रकार प्रत्यास्थ टक्कर होता है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जिस वेलोसिटी टकराएगी उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस भी नहीं होगा और मोमेंटम तो लॉस कभी होता ही नहीं है। ठीक, ना तो मोमेंटम में चेंज होगा ना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। और क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट है, इससे ये जाके टकरा रहा है, तो जिस वेलोसिटी टकराएगा उससे ही वापस भी आ जाएगा। तो गेंद पर लगने वाला औसत प्रत्यास्थ बल है। ठीक, इसका मास m है, तो गया कितनी स्पीड से बच्चों, ये m v से जा रहा है, लेकिन u से ये भी आ रहा है। अगर मैं रिलेटिव लगाऊं और इसको रेस्ट में रख दूं तो ये ऑब्जेक्ट इसको किससे आता हुआ दिखाई देगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है ना, जो अपेक्षिक वेग है वो हो जाएगा सम। अगर इसको रेस्ट में रख के देखें तो इस दीवार को ये v प्लस यू से आता हुआ दिखेगा, तो इसका मोमेंटम होगा एम वी प्लस यू जाते समय और माइनस एम वी प्लस यू आते समय। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम भी आपका हो जाएगा माइनस एम वी प्लस यू। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा बच्चों वो आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, दोनों का चेंज आ जाएगा माइनस 2m v प्लस यू। ये तो आ गया चेंज इन मोमेंटम, लेकिन इसने हमसे पूछा है फोर्स। तो बताओ बच्चों फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्या मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दे, माइनस 2m v प्लस यू डिवाइडेड बाय t, माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है और मैग्नीट्यूड मिला हमें माइनस 2m v प्लस यू। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2m v प्लस यू बाय टी, ये दिख रहा है हमें 2m v प्लस यू बाय टी। ठीक है, 2m v प्लस 2u दिया है, इसमें 2v दिया है, इसमें mv दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है सी। तो इसका सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 6 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू आर इक्वल टू 6 ओम, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है ना, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है। ठीक है, सबकी वैल्यू 6 है। Between point A, B and C as shown in the figure. If R1, R2 and R3 are the net resistance between A and B, A और B के बीच में नेट बोल रहा है पूरे का नेट
R1 है, बिटवीन बी एंड सी को बोल रहा है R2, बी और सी के बीच में है R2, और बिटवीन ए एंड सी R3, ए और सी के बीच में R3। तो ये बोल रहा है R1 is to R2 is to R3 will be, ठीक है। चित्र में दिखाए अनुसार सभी रेजिस्टेंस 6 ओम के, प्रत्येक को 6 ओम प्रतिरोध ए बी सी के मध्य जोड़े गए। R1 R2 R3 क्रमशः बिंदु ए बी सी एवं ए सी के मध्य, देखो क्या लिखा है, मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य तुल्य, मतलब इन सबका तुल्य, बी और सी के मध्य सबका तुल्य, ए और सी के मध्य सबका तुल्य निकालना है, तो इनका रेशो होगा। चलो निकालते हैं। तो R1 is to R2 is to R3 ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इस तरह से ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये तो 6 ओम हो गया, तो 6 6 6 के 3 लगेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/3, है ना, 6/3, तो ये हो जाएगा 2 ओम, इन तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 6 और 6 मतलब पैरेलल में, तो 6/2 तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा R2 की वैल्यू नहीं, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम, ठीक, 3 ओम। चलो तो ए और बी के बीच में निकालते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों 6, और ये दोनों हो गए सीरीज में, ए और बी के बीच में ये दोनों हो गए सीरीज में, तो 3 + 2 ये हो गया 5, 5 और 6 का पैरेलल, 5 और 6 का पैरेलल होगा 5 × 6/5 + 6, ठीक। अब बी और सी के बीच में ये तो हो गया 3, और ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, तो 6 + 2 ये हो गया 8, 8 और 3 का पैरेलल, तो ये हो जाएगा 8 × 3/8 + 3। अब ए और सी के बीच में, तो ये दोनों हो गए सीरीज 6 और 3 और इसके साथ पैरेलल, तो 6 + 3 हो गया 9, 9 और 2 का पैरेलल, 9 और 2 का पैरेलल हो जाएगा बच्चों 9 × 2/9 + 2। तो रेशो में ये 11 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18, 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 4 and 5:4:3। क्या हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है 5:4:3? यस, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सी विल बी योर राइट आंसर, करेक्ट। आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट, व्हेन LCR सीरीज सर्किट is connected to an alternating EMF E equal to this volt, then I equal to this ampere, current flows in the circuit, the reactance of the circuit is, reactance पूछा मतलब X पूछा इसने हमसे, है ना। reactance किसको बोलते हैं बच्चों? X। जब LCR श्रेणी परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती से जोड़ा जाता है तो विद्युत वाहक बल इतना है, ठीक है। परिपथ में इतनी इतनी धारा बह जाती है, तो परिपथ का प्रतिघात, प्रतिघात पूछा मतलब X पूछा है, एक होता है प्रतिबाधा जिसको हम Z बोलते हैं, ठीक। चलो सबसे पहले तो अपन फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशंस में, ठीक, क्योंकि जब हमें फेजर डायग्राम बनाना होगा तो हमें सबसे पहले फेज डिफरेंस की जरूरत होगी, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल देखो बच्चों कितना है, यहाँ पे 100πt + π/6 और यहाँ पर 100πt + π/3, मतलब ये वाला एंगल हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, तो φ1 - φ2 करता हूँ। φ1 की वैल्यू है 100πt + π/3 माइनस 100πt और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -π/6, तो ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो जाएगी, π/3 ये हो जाएगा आपका 60 और π/6 ये हो जाएगा 30, तो 60 - 30 से आएगा 30, मतलब आपका जो फेज डिफरेंस आएगा डेल फाई वो आ जाएगा आपका π/6, π/6 का फेज डिफरेंस है। और हमें किसका फेज बड़ा दिखाई दिया? करंट का फेज बड़ा दिखाई दिया, इसका मतलब जो करंट है वो लीड कर रहा है। अब याद करो बच्चों, जब हम LCR डायग्राम बनाते थे LCR के लिए, तो करंट को हम रखते थे रेजिस्टेंस के साथ, ठीक। इंडक्टर का EMF यहाँ पर लीड करता था EL और कैपेसिटर का EMF यहाँ पे लैग करता था EC। अब जरूर जो EMF है वो EC - EL है, EC - EL, तो EC - EL और रजिस्टर के EMF ER का जो नेट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये जो नेट EMF है वो करंट से 30 डिग्री पीछे है, ठीक है, क्योंकि करंट 30 डिग्री से लीड कर रहा है, तो जो भी जहां भी आप EMF बना रहे हो करंट उससे 30 आगे दिखाना है आपको, इसका मतलब EMF इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इससे हमें EC - EL लेना है, और EC - EL लेने का मतलब है कि जो भी रिएक्टेंस है उसमें कैपेसिटर डोमिनेटिंग है, और कैपेसिटर डोमिनेटिंग है मतलब जो भी रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव है, वो धारितीय प्रतिघात है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि आंसर में कैपेसिटिव आना चाहिए, है ना। तो इंडक्टिव वाले दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए,
धारिता आनी चाहिए, तो इंडक्टर के दोनों ऑप्शन तो बाहर हुए। तो हमें एक बात समझ में आ गई, कैपेसिटिव इंडक्टेंस है ना, यहाँ पर धारतीय प्रतिघात है। अब उसकी वैल्यू क्या है वो भी पता कर लेते हैं। चलो वैल्यू पता करते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, इस डायग्राम को अगर मैं इंपीडेंस के फॉर्म में लिखूं तो ये जी है, ये आर है, और ये एक्स है, नेट एक्स है। ठीक, अब जो जी है उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं ना, तो इस जी को लिख सकते हैं क्या, ई नॉट अपॉन आई नॉट, है ना, ई नॉट अपॉन आई नॉट, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल धारा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ या ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 200। ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 200, और इक्वेशन से करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 2, ये रही 2, तो 2 से डिवाइड करो तो इंपीडेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100 ओम, मतलब ये आ गया आपका 100। और हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और हमें एक्स चाहिए, तो इसका मतलब है 100 का ये वाला कंपोनेंट, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, और ये हो गया कॉस वाला कंपोनेंट, ये हो गया साइन, ये हो जाएगा 100 साइन 30, और साइन 30 होता है बच्चों 1/2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो इंपीडेंस की वैल्यू, सॉरी इंपीडेंस नहीं, रिएक्टेंस है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 50। तो कैपेसिटिव तो था और 50 ये रहा, तो 50 वाला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज वी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, है ना, तो अर्थ के सरफेस पर वी है, तो सेंटर पे क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव वी है, सतह पर गुरुत्वीय विभव वी है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा। ठीक है, तो अर्थ जो है बच्चों सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पर अगर पॉइंट पी है, रेडियस कैपिटल आर है, तो अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है -gm/2r³ 3r² माइनस r², ये होता है अपना सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर फॉर्मूला। ठीक, अब ये बोल रहा है सेंटर पर, तो अगर हम सेंटर पर जाएंगे तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 0, ये वाली डिस्टेंस 0 हो जाएगी सेंटर पर, तो r इक्वल टू 0 रख के हमें v सेंटर मिल जाएगा, तो v सेंटर हो जाएगा -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस 0, मतलब यहां बचेगा 3r², r² से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें मिलेगा -3/2 gm/r। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सरफेस है, सतह पर गुरुत्वीय विभव v है ना, सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो v है, तो सरफेस के पोटेंशियल को क्या लिखते हैं बच्चों, -gm/r, और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है v, मतलब -gm/r को हम v लिख सकते हैं, तो ये रहा -gm/r, अगर मैं इसको v लिख दूं तो ये तो 3/2v बन जाएगा, अगर मैं इसे v लिख दूं तो 3/2v बन जाएगा, और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या बोल रहा है हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस अकॉर्डिंग टू द फिगर देन। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, सॉरी है ना, एक पॉइंट चार्ज है, अभी इसके बारे में हमें पता नहीं है तो मैं इसे क्यों लिख देता हूं बस, पॉइंट किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ चित्रानुसार प्रदर्शित है, तो ठीक है भैया, तो चार्ज इज पॉजिटिव एंड ए इज ग्रेटर देन बी, चार्ज इज नेगेटिव एंड ए इज ग्रेटर देन बी, चार्ज इज पॉजिटिव एंड ए इज लेस देन बी, चार्ज इज नेगेटिव एंड इज लेस देन बी। ठीक है, तो हमें बताना है कि आवेश धनात्मक है ऋणात्मक है और ए और बी में क्या रिलेशन है, इस तरह सवाल पूछा गया। तो सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ध्यान से देखते हैं, ये 400 वाली है, ये 300 वोल्ट वाली है, ये 200 है, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि चार्ज के पास आने पर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि हायर पोटेंशियल बाहर है और लोअर पोटेंशियल अंदर है, इसका मतलब फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, और अगर फील्ड लाइन चार्ज के ऊपर आ रही है इसका मतलब चार्ज तो नेगेटिव है। मतलब एक बात तो श्योर हो गई, एक बात तो यहाँ पर श्योर हो गई कि जो चार्ज है वो ऋणात्मक है, चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक, तो जो बोल रहा है ऑप्शन चार्ज पॉजिटिव है वो बाहर हो गया, मतलब ए और बी ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब हमें सी और डी में से एक चूज करना है, तो सी बोल रहा है चार्ज इज नेगेटिव और डी भी बोल रहा है चार्ज इज नेगेटिव। ठीक, अब जो बात हो रही है वो ए और बी की वैल्यू पर हो रही है कि ए बड़ा है कि बी। ठीक, तो बताओ बच्चों, इंटेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है -dv/dx, ये होता है। अब हम जैसे जैसे चार्ज के पास आएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव के पास आ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज के पास आओगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप चार्ज के पास आओगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जब इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और ये डीवी तो कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट देखो 100 का गैप फिर 100 का गैप। ठीक,
तो इन दोनों के बीच में भी 100 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 100 का डिफरेंस है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस ए और बी है, अगर डीवी कांस्टेंट है और ई बढ़ रहा है तो जरूर डीएक्स को कम होना पड़ेगा। डीवी कांस्टेंट है और ई बढ़ रहा है, इसका मतलब डीएक्स को कम होना पड़ेगा, और अगर डीएक्स कम हुआ इसका मतलब है कि ए छोटा हो जाएगा बी से। तो ऐसा कोई ऑप्शन बोल रहा है आवेश आवेश ऋणात्मक है तथा ए छोटा है बी से, चार्ज इज नेगेटिव एंड ए इज लेस देन बी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है three heavy bodies each of mass m are placed at the corners of a regular triangle, ठीक है। m m m मास के तीन यहाँ पर कॉर्नर पे रख दिए, साइड a is much larger than dimensions of bodies, ठीक है। then escape velocity of body of mass m situated at the center p triangle is, ठीक है। यहाँ पर एक स्मॉल m रखा है, इसको हमें एस्केप कराना है, इसके एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तीन भारी वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, ए भुजा वाली एक नियमित त्रिभुज के कोनों पर रखी है। वस्तुओं की विमाओं की तुलना में ए का मान बहुत अधिक है, तो त्रिभुज के केंद्र ओ पर स्थित m द्रव्यमान की वस्तु का बनाएंगे होगा, ठीक। अब एक बार बताओ बच्चों, ट्राइंगल के सेंटर पे जो m रखा हुआ है ये इन तीनों से बंधा हुआ होगा, ये तीनों मिलकर उसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी दे रहे होंगे। तो पहले पता करते हैं कि इस m की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो उसके लिए हमें इसकी तीनों से डिस्टेंस पता करना पड़ेगी। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल में है ना, एक समबाहु त्रिभुज में जो सेंट्रॉइड होती है उसकी कॉर्नर से डिस्टेंस होती है a बाय √3, है ना। ये डिस्टेंस सबको पता है, ये होती है, अगर ये a है तो ये हो जाएगा a बाय √3। तो अगर मैं इसकी एनर्जी लिखूं, इन दोनों की एनर्जी लिखूं, तो मैं इसको लिखूंगा -gmm, तो ये हो जाएगा gmm हो जाएगा m² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गई a बाय √3। लेकिन a से 3 है, 1 2 3, तो जो एनर्जी है वो भी हो जाएगी 3 टाइम्स, जो एनर्जी वो भी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। क्या हो जाएगी ये? सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इस सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, यही सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए और ये जीरो हो जाए, तो जो मास है वो एस्केप कर जाएगा, वो यहां से पलायन कर लेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो बच्चों, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करवाएगा। आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता करो, उस पोटेंशियल एनर्जी को पूरा जीरो कर दो, पूरा जीरो करने का मतलब है वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दो, ठीक। तभी वो एस्केप करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी नहीं बचेगी, ठीक। तो अगर मैं m कैंसिल कर देते हैं, 2 × 3 हो जाएगा 6√3 gm बाय a, है ना। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, तो वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 6√3 gm बाय a। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इस ये नेगेटिव साइन पोटेंशियल एनर्जी के पास था, हमने इसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देके एनर्जी को जीरो कराया, तो मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी देके हमने इसको जीरो कराया, और जो पॉजिटिव एनर्जी दी उसको हाफ mv² के इक्वल रखा और उससे v मिला, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमें बोल रहा है कि चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द vertices of a square as shown. Let E be the electric field and V the potential at the center. If the charges on A and B are interchanged with those on D and C respectively, then ठीक है, A B पे रखे हुए चार्जेस को C और D वालों से अगर इंटरचेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे गए जैसा चित्र में दर्शाया गया, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं विभव V है। यदि बिंदु A और B के आवेश क्रमशः बिंदु D और C के आवेशों के साथ बदल दिए जाए तो क्या होगा। चलो पहले इंटेंसिटी और पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। सेंटर पे इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी और पोटेंशियल चाहिए। तो अगर मैं यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये पॉजिटिव करेगा इसको रिपेल और ये नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव करेगा रिपेल और ये नेगेटिव करेगा अट्रैक्ट। तो इन दोनों की जो नेट इंटेंसिटी इधर और इन दोनों की इधर आ जाएगी और इन दोनों इंटेंसिटीज का नेट इस तरफ आ जाएगा, ठीक। तो इंटेंसिटी तो होगी डाउनवर्ड, पोटेंशियल जो भी होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल स्केलर इसलिए उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्जेस को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों क्यू को नीचे रख दो, इन दोनों माइनस क्यू को ऊपर रख दो। ये लो भाई साहब रख दिया। अब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखे तो ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस तरफ रिपेल करेगा, नेगेटिव इसकी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों का जो नेट है वो इधर आ जाएगा। मतलब इंटेंसिटी की तो डायरेक्शन ही बदल गई भाई साहब, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन बदल गई, मतलब इंटेंसिटी तो बदल जाएगी, लेकिन पोटेंशियल स्केलर है, डिस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर होगा ई चेंज होगा
और v कांस्टेंट रहेगा, तो E बदलेगा और V नियत रहेगा। E चेंजेस, V रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, E एंड V रिमेन्स अनचेंज गलत है, E रिमेन्स अनचेंज, V चेंजेस गलत है, बोथ E एंड V चेंजेस गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी करेक्ट, E चेंजेस, V रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। The adjacent diagram shown a charge plus q on point S and enclosed by a hollow spherical conductor। ठीक है, एक Q चार्जेस को hollow spherical conductor से enclose किया है। Represent O represent the center of the spherical conductor and P is the point such that OP equal to A, ऐसा बोल रहा है, and SP equal to R, SP equal to R ये बोल रहा है। The electric field at point P will be, तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। हिंदी में पढ़ लेते हैं। संलग्न चित्र में प्लस के आवेश एक बिंदु एस पर प्रदर्शित है जो एक खोखले गोली चालक के भीतर स्थित है। गोली चालक का केंद्र O है तथा एक बिंदु P इस प्रकार है कि OP इक्वल टू A तथा SP इक्वल टू R। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है भैया, पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र पूछा, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज रखा है बच्चों? स्फीयर के अंदर रखा है, स्फीयर के अंदर ये इंडक्शन कर देगा, इंडक्शन से स्फीयर की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना नेगेटिव अंदर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा। अब देखो, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो तो अंदर से बाहर कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन ये जो बाहर वाला चार्ज है, ये बाहर वाला चार्ज इस पॉइंट पे पर इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। और इस बाहर के चार्ज से इंटेंसिटी लिखने का तरीका क्या है बच्चों? सारे के सारे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर लो और उससे ए डिस्टेंस पे इंटेंसिटी लिख दो। तो इसको मैं लिखूंगा के क्यू बाय ए स्क्वायर, और के की वैल्यू रख दे अगर हम, तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ये तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक, तो एक में आर दिया हुआ है, एक में ए दिया हुआ है, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस देखी जाएगी ना कि पॉइंट एस से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, 13 बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। इंटेंसिटी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है। इंटेंसिटी होती क्या बच्चों? फोर्स अपॉन मास होती है। क्या फोर्स को मैं mg लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब जहां पर g मैक्सिमम होगा वहां पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और g की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? केंद्र पे तो 0 होती है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होती है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होती है। ठीक, सेंटर पर मिनिमम, सेंटर पे 0, पोल पर मैक्सिमम। तो क्योंकि पोल पे g मैक्सिमम तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी पोल्स पर। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन पॉइंट x एंड y, x और y के बीच में नेट रेजिस्टेंस, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बिंदु x और y के मध्य होगा। मतलब इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए। हमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करो। तो अगर मैं इसको पॉइंट a और b बोल दूं, तो a और b के बीच में ये दोनों कैसे बच्चों? सीरीज, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 और 2 का पैरेलल हो जाएगा 1, और 1 + 1 2, 2 और 2 का पैरेलल 1, 1 + 1 2, 2 और 2 का पैरेलल 1, और 1 + 1 2। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक, क्या ये बात समझ में आई है कि अगर हम इसको पीछे से सॉल्व कर रहे हैं तो 1 + 1 2 होते जा रहा है, और इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा 2। मुझे समझ में थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, ये थोड़ा ब्लर हो रहा था। ठीक है, अभी तो ठीक दिख रहा है। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ब्लर हो रहा था। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 का पैरेलल 1, फिर 1 + 1 2, 2 2 का पैरेलल 1, 1 + 1 2, 2 और 2 का पैरेलल 1, फिर 1 + 1 से फाइनली हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, आर रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये है 3.15 ओम, and resistance at 100 degree centigrade is 3.75 ohm. Then the resistance of conductor at 0 degree centigrade will be। ठीक, एक चालक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है, 100 पे इतना है, तो 0 पे क्या होगा? 0 पे पता करना है। तो बच्चों देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो ये जो डेल्टा टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो R हमें गिवन है 3.15, R0 इसने पूछा है, R0 पूछा है 1 + अल्फा, ये R0 और ये वाला जो टेम्परेचर है 20 है, तो 0 और 20 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 20, हो जाएगा 20 अल्फा।
100 डिग्री सेंटीग्रेड में 3.75 है, तो 3.75 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। 100 क्यों? क्योंकि ये वाला टेम्परेचर 100 है और ये 0 है, इन दोनों का डिफरेंस 100 हो जाएगा। हमसे आर नॉट पूछा है, आर नॉट पूछा है, क्या पूछा है इसने? आर नॉट पूछा है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध पूछा है। लेकिन मैं इसको डिवाइड करूं तो आर नॉट ही कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है आर नॉट कैंसिल करो, अल्फा कैलकुलेट करो, क्योंकि इसी तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है ना। चलो भैया यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट उड़ा देता हूँ मैं, है ना। 15 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, 15 से कैंसिल करो 21 टाइम्स, और ये 30 75 कितनी बजाएगा 25 टाइम्स, ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमें ऐसा मिलेगा 21 प्लस 2100 अल्फा, 25 प्लस 25 इंटू 2, है ना, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 500 अल्फा। इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1600 अल्फा, 2100 माइनस 500, इसको इधर ले जाते हैं 25 माइनस 21, आ जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 400 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 1/400, है ना, ये 400 नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/400। किसी भी एक इक्वेशन 100 वाली इक्वेशन यूज कर लेते थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 3.75 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा 100 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/400, तो ये तो 1/4 हो गया। तो 3.75 इक्वल टू आर नॉट 4 प्लस 1, क्या ये 5/4 हो गया। तो आर नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.75 इंटू 4/5, है ना। तो अगर 5 से कैंसिल करते हैं हम इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.75 का डबल होता है 1.5, तो 4 टाइम्स हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 ओम। ठीक, तो क्या 3 ओम जैसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? यस, 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है विच ऑफ द 4 रेजिस्टेंस जनरेट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन अ करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। ठीक, जब ए से बी करंट जाएगा तो इन सारे रेजिस्टेंस में से किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। यदि धारा प्रवाह ए से बी की ओर है तो कौन सा प्रतिरोध अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करेगा, किसमें अधिकतम ऊष्मा आएगी। ठीक है भैया, सबसे पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल तो दोनों का सेम है, मतलब जो इन दोनों का पोटेंशियल है वो इन दोनों का पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल पे बात नहीं करते, करंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 4 ओम है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 4 ओम है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 3 ओम है। मैं लॉजिकली सॉल्व करके बता रहा हूं इसे, है ना। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 3 ओम है। ठीक, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट है 4 ओम, 1 और 2 का इक्विवेलेंट है 3 ओम, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है बच्चों? 4 ओम, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, 3 छोटा है। इसका मतलब जब करंट डिवाइड होगा I1 और I2 में, तो ज्यादा करंट किधर जाएगा? ज्यादा करंट जाएगा 3 ओम में। इसका मतलब यह है कि I2 बड़ा होने वाला I1 से, I2 की वैल्यू ज्यादा होगी I1 से, I2 बड़ा होगा I1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम और यहाँ ज्यादा है। अब जो भी वोल्टेज इन दोनों 2 के अक्रॉस होगा उससे ज्यादा करंट इस 2 में फ्लो होने वाला है। तो जो हीट होगी, हीट वो होती है हमारी I² RT, मतलब R I बड़ा है 1 और 2 में, I किस में ज्यादा है, करंट किस में ज्यादा है 1 और 2 में, और इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो करंट भी मैक्सिमम, आर भी मैक्सिमम, तो जो एच मैक्स प्रोड्यूस होने वाला है वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में होने वाला है, और ये जो 2 ओम है वो एस है। ठीक, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो एस की बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस एस विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, यह हमें बोल रहा है द फिगर shows 3 long straight wire P, Q and R carrying current normal to the plane of the paper. All 3 currents have the same magnitude. Which arrow best shows the direction of the resultant force on the wire P? ठीक है, तो ये रहा वायर P, इस पे इन चारों में से कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन को बिल्कुल सही सही बता रहा है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं, है ना। फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। ठीक, तो ये 2 वायर है, 2 इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ध्यान से देखो ये डॉट है और ये क्रॉस है, मतलब यहाँ पे बना लेते हैं, एक डॉट है और एक क्रॉस है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट में रिपल्शन होता है, मतलब ये तो इसको इधर रिपेल करेगा, नीचे वाला क्रॉस है
अगर एक क्रॉस है तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, मतलब ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से दो फोर्सेस लगेंगे और इन दोनों का जो नेट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, और ये जो पूछ रहा है ये कार्यरत बल की सही दिशा पूछ रहा है, तो ये वाली जो दिशा है ये सही हो जाएगी और ये दिशा सी दी हुई है हमें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज ऑल्सो सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड मास 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, मास की वैल्यू 1 माइक्रोग्राम एंड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसको लिख लो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसको लिख लो 1 माइक्रो की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6, किलो बनाने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 से और मल्टीप्लाई किलोग्राम, और इसको लिख लो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम। ठीक, मैंने सारी वैल्यूज कन्वर्ट भी कर दी है। और इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिया हुआ है 0.1 टेस्ला, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। When the particle is at point P, a uniform electric field is switched on so that the particle starts moving along the tangent with a uniform velocity. Electric field is, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है 10 माइक्रोकूलम आवेश तथा 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है तो बढ़िया। जब कण बिंदु P पर है तब एक समान विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। जब ये पॉइंट P पे था तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जिससे कण स्पर्श रेखा की दिशा में नियत चाल से सीधा चला गया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से सीधा चला गया तो जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा और ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए होंगे। तो जो सेंट्रीपिटल इसको मिल रहा था, अभिकेंद्रीय बल मिल रहा था, वो खत्म, तो ये सीधा निकल गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कैंसिल कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है क्यू वी बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा क्यू ई, दोनों बराबर होने चाहिए। क्यू तो हमें कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेलोसिटी की वैल्यू होती है क्यू बी आर बाय एम इंटू बी इक्वल टू ई। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। चार्ज की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला, क्योंकि फील्ड दो बार है तो दो बार वैल्यू रख देता हूँ। रेडियस आ गई आपकी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है भैया, 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। ये आ जाएगी आपकी ई की वैल्यू। तो माइनस सिक्स कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये 10 उड़ा देते हैं और इस 10 से ये पॉइंट उड़ा देते हैं। ठीक, तो ऊपर बचेगा 10 टू द पावर माइनस 2 और ये चला जाएगा प्लस 3, ये आ जाएगी ई की वैल्यू। तो ई आ जाएगा आपका 10 है ना, माइनस 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 बोल रहा है टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स कैरी करंट I1 एंड I2। I1 बड़ा है I2 से। व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द वायर इज 10 माइक्रोटेस्ला। ठीक है, दो वायर है, एक में करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों के बीच में किसी पॉइंट की बात हो रही है, तो मिड पॉइंट है तो RR दोनों से डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों करंट सेम डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द वायर इज 10 माइक्रोटेस्ला। ठीक, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 है। तो पहले देखते हैं डायरेक्शन। तो I1 के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी बच्चों, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। और I2 के कारण जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और क्योंकि I1 बड़ा है I2 से, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, तो I1 का फील्ड भी बड़ा होगा। तो I1 का फील्ड है इनवर्ड B1 और I2 का फील्ड है आउटवर्ड B2। तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएंगे। तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना दिया हुआ है हमें, 10 माइक्रो टेस्ला, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। फिर बोल रहा है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स, तो जब हम I2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, I1 को तो वैसे ही रखा, I2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इसके कारण फील्ड अंदर और इस I2 के कारण भी फील्ड अंदर की तरफ ही आएगा। और अगर दोनों के फील्ड अंदर हो जाएंगे तो दोनों की जो फील्ड है वो अब एड हो जाएंगे, तो B1 प्लस B2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 40 माइक्रो टेस्ला। तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा। ठीक, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस।
अब ये बोल रहा है कि I1 अपॉन I2 मतलब I1 I2 का अनुपात, ठीक। चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो किसी वायर के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है इन्फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय आर। तो 2 बाय आर भी कॉमन, यहां पर आ गया I1, 2I1 बाय आर। इसका फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय आर। तो 2 बाय आर और म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन, I2 इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक। अगर हम उसकी वैल्यू लिखें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाय आर, यहां भी कॉमन ले लो, I1 माइनस I2 की जगह I1 प्लस I2 आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू में मिलेगा हमें 40 इंटू 10 टू द पावर -6। चलो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड लगा देते हैं। ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, -6 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो हमें मिलेगा 3I1 इक्वल टू 5I2। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू 5:3। तो I1 बाय I2 की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 5:3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें? डी दिख रहा है, तो डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है हमें 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड ऑन 3 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ रखा है प्लस Q प्लस Q प्लस Q, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, ठीक है। Calculate the work required to move these charges to the corners of a smaller equilateral triangle of side A by 2। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको डिस्प्लेस करो अपनी अपनी पोजीशन, इतना डिस्प्लेस करो कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो A/2 रह जाए, ठीक। 3 आवेश जिनमें से प्रत्येक का परिमाण Q है, A भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे, इन आवेश को A/2 भुजा के छोटे समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने इनको पुश किया है ना, तीनों को पुश किया, इतना पुश किया कि इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ हाफ हो गई। तो जो वर्क डन होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सिस्टम की एनर्जी लिखते हैं तो दो चार्जेस की पेयर की एनर्जी लिखना आती है हमें, ये होती है के क्यू। तो क्यू की दोनों क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी A/2, ठीक। और ऐसे 3 पेयर है तो इसमें कर दो इंटू 3 माइनस बड़े वाले पेयर में देखें तो के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस है और ऐसे 3 पेयर है तो इसकी एनर्जी भी हो जाएगी इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए में से 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस होगा तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए हमें मिल जाएगा, ठीक। तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो अगर हम के की वैल्यू पुट करें 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए में के की वैल्यू पुट करें तो 3 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो 3 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें? ये रहा 3 क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहां पर हमें ये ऑप्शन सही मिल जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं बच्चों। Magnet is parallel to a uniform magnetic field. If it is rotated by 60 degree, the work done is 0.8 joule. How much work is done in moving it 30 degree further? 60 डिग्री तक तो घुमा दिया और 30 डिग्री घुमाने का वर्क पूछ रहा है, ठीक है। एक चुंबक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसे क्षेत्र से 60 डिग्री घुमाने में 0.8 जूल का वर्क है, तो 30 डिग्री और घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क के लिए फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों हमने मैग्नेट में mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये वो फॉर्मूला है जो आपको एक एंगल से दूसरे एंगल तक का वर्क दे देता है। क्वेश्चन बोल रहा है वर्क की वैल्यू है 0.8 जूल, कब? जब आपने इसको पैरेलल से, है ना, फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन से 60 डिग्री तक घुमाया है। तो फील्ड के पैरेलल तो इनिशियल एंगल हो गया cos 0 और फाइनल एंगल हो गया cos 60। तो 0.8 इक्वल टू mb 1 माइनस cos 60 हो गया 1/2। तो 1 माइनस 1/2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2। तो ये तो हो गया mb की वैल्यू, mb की वैल्यू आ गई आपकी दिस 0.8 इंटू 2। अब ये वर्क डन पूछ रहा है कि 60 डिग्री से और फर्दर 30 डिग्री घुमाने, 30 डिग्री फर्दर और घुमाओगे तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों 90। मतलब 60 डिग्री पे तो था, वहां से 30 और घुमा दिया तो 90 डिग्री हो गया। तो फाइनल इनिशियल एंगल 60, फाइनल एंगल 90।
तो वर्क डन, MB की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 0.8 इंटू 2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये वाला वर्क भी 0.8 जूल ही आ जाएगा। ठीक, तो ये वर्क भी कितना आ जाएगा आपका 0.8 जूल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमें in the circuit shown the internal resistance of the cell is negligible, the steady state current in the 2 ohm resistor is। यहाँ पर 2 ohm resistor में steady state में कितना करंट फ्लो होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, दिखाए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य स्थायी अवस्था में 2 ohm प्रतिरोध में धारा है, तो इस 2 ohm प्रतिरोध में हमसे धारा पूछी गई। चलो करते हैं 2 ohm, इसमें धारा पूछी है ना, 2 ohm के प्रतिरोध में हमें स्टेडी स्टेट में करंट पूछा है। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कैपेसिटर का ईएमएफ बैटरी के बराबर हो गया, तो ये वाली ब्रांच जो है ये तो बाहर हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर हो जाएगा, तो सर्किट ये वाला बचेगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 इंटू 2 बाय 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा आपका 1.2, और 1.2 के साथ सीरीज में 2.8, तो 1.2 प्लस 2.8, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो सर्किट का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, क्योंकि सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब कितना करंट यहां से फ्लो होने वाला है वो पता कर लेते हैं। तो करंट होगा टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लो होगा बच्चों 3/2 एम्पियर। अब ये 3/2 एम्पियर आगे जाके यहाँ पे डिवाइड होगा, तो डिवाइड करंट डिवीजन मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था, 2 ओम और यहाँ पर है 3 ओम। ठीक, देखो करंट डिवीजन करना एक बार और सिखा देता हूँ। इसमें करंट जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, तो I1 is to I2 इस तरह से लिखो, और I क्या होता है V/R, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पोटेंशियल सेम, तो V/R, R की वैल्यू 2 और इसका V/R, R की वैल्यू 3, V दोनों के कैंसिल क्योंकि सेम थे। अब जब ये रेशो इस तरह से लिखा जाता है, करंट का रेशो इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेशो रेसिप्रोकल में, तो हमें क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर को खत्म करने की सोचना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डिनोमिनेटर इसका खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर भी खत्म हो जाएगा 1, तो I1 is to I2 जो है वो 3:2 होगा, मतलब जो भी टोटल करंट है वो 3:2 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। अब 3:2 मतलब 5 हिस्से, 3 इधर और 2 इधर, तो कितने हिस्से हो गए 5। तो इसको ऐसे करो, टोटल करंट के 5 हिस्से करो, उसमें से 3 हिस्से जाएंगे I1 में और 2 हिस्से जाएंगे I2 में, तो जो I1 की वैल्यू होगी, टोटल करंट कितना है हमारा, टोटल करंट कहां गया हमारा, ये रहा 3/2 एम्पियर। टोटल करंट के करो 5 हिस्से, टोटल करंट के करे मैंने 3 + 2 5 हिस्से, और 5 में से कितने I1 में जा रहे हैं 3, तो 3 हिस्से इसमें जा रहे हैं, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, 5 × 2 हो जाएगा 10, रेशो हो जाएगा 0.9। ठीक, तो 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 0.9 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। The masses of the 3 wires of copper are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in the ratio 5:3:1. The ratio of their electrical resistance is, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका रेशियो पूछ रहा है। तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान इतने हैं अनुपात में, और उनकी लंबाइयां 5:3:1 के अनुपात में, उनके विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ठीक है भैया, तो मास की बात हो रही है और लेंथ की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, ρL/A पढ़ा है, इसमें ना तो मास दिखाई दे रहा है, लेंथ तो दिख रही है, मास नहीं दिखाई दे रहा। तो एक काम करो, इसकी टेक्निक है L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड, तो जब इसको L से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ρL² एरिया इंटू लेंथ को लिख दो वॉल्यूम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन है ना, आयतन, आयतन को क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ऐसा होता है बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मैंने वॉल्यूम को m/d लिख दिया, m/d। अब रो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो यहां अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाए तो L²/m आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाए तो L²/m आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखो कि जब रेजिस्टेंस लेंथ और मास की टर्म में पूछा जाता है तब L²/m वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक, अगर ये लैग कर रहा हो तो इसे याद कर लेना। अब 3 रेजिस्टेंस है ना, R1 is to R2 is to R3। ठीक,
R1 की लेंथ कितनी है? लेंथ है 5, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 25, और मास कितना है? मास है 1, तो यहाँ जाएगा डिवाइडेड बाय 1। R2 की लेंथ कितनी है? 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और मास है 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये तो डायरेक्ट लिखना है मास। R3 की लेंथ है 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और इसका मास कितना है? 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में बचा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 इंटू 25 आ जाएगा 125, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15, और 5 बाय 5 से हो जाएगा 1, तो 125 is to 15 is to 1। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। The horizontal range of projectile is 4√3 times the maximum height. Its angle of projection will be। प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास ऊंचाई की 4√3 गुना है, तो रेंज जो है 4√3 टाइम्स है हाइट की, है ना? तो थीटा क्या होगा? तो थीटा पूछ रहा है ये। चलो, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, R इक्वल टू 4h cot थीटा। R की वैल्यू बोल रहा है 4√3h इक्वल टू 4h cot थीटा। 4h से 4h कैंसल, तो cot थीटा मिला √3, इसका मतलब थीटा मिल गया 30 डिग्री, है ना? √3 cot में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 बोल रहा है द two planets have radii R1 and R2 and their densities ρ1 and ρ2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity on them। ठीक है, मतलब रेडियस और डेंसिटी की टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो पूछ रहा है। दो ग्रहों की त्रिज्या R1 R2 है तथा उनके घनत्व क्रमशः ρ1 ρ2, उन पर गुरुत्वीय त्वरण के मानों का अनुपात होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, G इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। तो G बाय R स्क्वायर मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, तो G बाय R स्क्वायर वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी। R स्क्वायर से क्यूब कैंसिल कर दो, तो G इंटू 4/3 पाई R रो। अब G 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, तो जो G होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड रो होगा। तो दोनों का रेशो पूछा है G1 और G2 का, तो G1 G2 का जो रेशो होगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशो पूछा है ना, गुरुत्वीय त्वरण के मानों का अनुपात होगा। तो इसका जो रेशो होगा, इसकी रेडियस R1 है, डेंसिटी ρ1 है, इसकी रेडियस R2, डेंसिटी ρ2 की है। ठीक, तो R1 ρ1 अपॉन R2 ρ2। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 बोल रहा है कंडक्टिंग लूप कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर इज शोन। द लूप विल हैव टेंडेंसी टू। ठीक है, एक चालक लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कागज के तल के में चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। इस लूप की प्रवृत्ति होगी, धारा ऐसे बह रही है बच्चों, तो लूप की प्रवृत्ति क्या होगी? और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, किसी धारावाही चालक को क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर बल लगता है, उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? वो होता है बिल साइन थीटा, ये हमने पढ़ा होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें, है ना, तो ये होती है डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अगर वेक्टर फॉर्म से देखें तो फोर्स की डायरेक्शन होती है डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, या फिर अगर आप फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहो तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं, फोर्स, फील्ड और करंट। ठीक, तो जो फील्ड है वो अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स इस डायरेक्शन, तो फोर्स, फील्ड, करंट, इससे भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं एक सेक्शन यहां बनाता हूं, इस सेक्शन में जो करंट है ऊपर है, फील्ड अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी करूंगा मैं, तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस सेक्शन में जो करंट है वो नीचे है, तो अगर हम इसमें डीएल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इस पे ऊपर लगेगा, सिमिलरली इस पे नीचे लगेगा। तो जहां जहां पे आप फोर्स की डायरेक्शन देखोगे सब आउटवर्ड मिलेगी, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस लूप को एक्सपांड कर देगा। ठीक है, एक्सपांड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपांड, प्रसारित होने लग जाएगा, ये इसमें प्रसार आने लगेगा। ठीक, तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? बी। 27 पर आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 27। A mass is in a circular path with a constant angular velocity and its angular momentum is L। ठीक है, एक मास है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है,
और जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है। इफ द स्ट्रिंग इज नाउ हाफ्ड, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर मान लो r थी, अब स्ट्रिंग की लेंथ r/2 कर दी, स्ट्रिंग इज हाफ्ड, कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी सेम, एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, द एंगुलर मोमेंटम इज, ठीक, एक द्रव्यमान को नियत कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पे घुमाया है, इसका कोणीय संवेग L है, यदि इसके कोणीय वेग को समान रखते हुए डोरी को त्रिज्या को आधा कर दिया तो कोणीय संवेग होगा, ठीक है। क्या बच्चों L इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं, मास घूम रहा है तो आई को लिख सकते हैं क्या mr स्क्वायर ओमेगा, ना तो m बदला ना ओमेगा बदला, तो जो L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया। पहले वाला एंगुलर मोमेंटम L था, बाद वाला L डैश हो गया, पहले वाली डिस्टेंस r थी, बाद वाली r/2 हो गई, और इस पूरे का स्क्वायर है, r स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चले जाएगा, तो L डैश की वैल्यू हो जाएगी, है ना, L डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो 4 L डैश इक्वल टू L, तो L डैश आ जाएगा आपका L/4, ठीक, L डैश आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा और L डैश भी यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 L डैश इक्वल टू L, तो L डैश कितना आ जाएगा आपका L/4 हो जाएगा। डिस्टेंस आधी कर दोगे, डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम होगी L भी कम होगा, डिस्टेंस 2 से कम होगी तो L जो है उसके स्क्वायर से कम होगा, इसलिए वो 1/4 आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 बोल रहा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेस द बॉटम इज, ठीक है। n द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक ठोस बेलन एक नत समतल पर बिना फिसले, मतलब रोलिंग कर रहा है, बिना फिसले लुढ़क रहा है ना, बेलन है, बेलन बोला है इसको, है ना इन्होंने, है ठोस बेलन, सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर, है ना, ठीक है। वेलोसिटी पूछी बॉटम पे, तो वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाय mr स्क्वायर, ठीक, यहां से जब हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉटम पर वेलोसिटी लिखने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और अगर हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला को सॉल्व करें तो देखो हमें मिलेगा 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, क्योंकि सिलेंडर है तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2, और यहाँ भी mr स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 3/2, है ना, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 4gh/3, 4gh/3, तो अंडर रूट 4gh/3, अंडर रूट 4gh/3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है व्हील इज रोटेटिंग एट 900 rpm अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन द पावर इज कट ऑफ, इट कम टू रेस्ट इन 1 मिनट, द एंगुलर रिटार्डेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज, ठीक है। एक चक्र 900 चक्कर प्रति मिनट की दर से इसके अक्ष के सापेक्ष घूमने रहते हैं, जब विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है तो 1 मिनट में रुक जाता है, कोणीय मंदन होगा, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो 900 रोटेशन पर मिनट गिवन है, तो 900 रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में कर देते हैं, तो मिनट को मैं लिख देता हूँ 60, 3 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स 30, 2 से इसको कैंसिल करो 15, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 आ गई, 15 रोटेशन पर सेकंड। अब इससे इनिशियल ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू है 15, तो ये हो जाएगा आपका 30 पाई, तो इनिशियल ओमेगा हो गया 30 पाई और फाइनल ओमेगा हो गया 0, और इसको रेस्ट में आने में 1 मिनट लगा, मतलब 60 सेकंड लगे, तो अल्फा क्या होगा, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, v इक्वल टू यू प्लस एटी जैसा, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको लिखो ओमेगा फाइनल, इनिशियल को लिखो ओमेगा इनिशियल, और इसको लिखो अल्फा टी, ओमेगा फाइनल है 0, ओमेगा इनिशियल है आपका 30 पाई, 30 पाई प्लस अल्फा चाहिए और टी की वैल्यू है 60, तो अल्फा हो जाएगा बच्चों -30 पाई बाय 60, 3 से कैंसिल करो 2 टाइम्स, तो अल्फा आ जाएगा आपका -π/2, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए एक माइनस साइन आ रहा है इसके साथ में, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, इसका परिमाण देखें तो हो जाएगा π/2 और आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है अ टैप कैन बी ऑपरेटेड इजीली यूजिंग 2 फिंगर्स, ठीक है। टैप, टैप मतलब नल की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना, तो जो नल होता है ना, वो 2 फिंगर से इजीली ऑपरेट हो जाता है ना, हम इसे 2 फिंगर से आसानी से ऑपरेट करते हैं क्योंकि दो फिंगर इस पर क्या करती है, टॉर्क लगाती है ना, कपल फोर्स लगाती है।
तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक टोटी को दो उंगलियों की सहायता सरलता संचालित किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन 1 बोल रहा है द फोर्स बाय वन फिंगर ओवरकम फ्रिक्शन, नहीं फ्रिक्शन को ओवरकम करने वाली बात गलत है। द रोटेशनल इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द कपल फॉर्म्ड, ओके कपल फॉर्म्ड है ना, जो कपल बन रहा है, जो टॉर्क, जो कपल फोर्स बन रहा है एक इस तरफ और एक इस तरफ, यही तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यही इसे घुमा रहा है। निर्मित युग्म से घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है ना, युग्म, जो युग्म होता है ना, कपल फोर्स होता है, उसी से घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। ये बोल रहा है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार की जो स्पीड गिवन है वो 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है, मतलब 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड है एट 1 इंस्टेंट। 2 सेकंड के बाद, अच्छा 30 से इसकी स्पीड बढ़ के 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और 2 सेकंड, ये 2 सेकंड लगे यहाँ तक आने में, और 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यहाँ आने में और 2 सेकंड लग गए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक कार विराम से आरंभ करती है, विराम से चालू करा, 0 से 30 जाने में इसको 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड पश्चात इसकी चाल 36 है, 2 सेकंड बाद 42 है, तो इसका त्वरण होगा। देखो बच्चों, हर 2 सेकंड में जो स्पीड है वो 6 से बढ़ रही है, यहाँ भी 2 सेकंड में 6 से बढ़ रही है, हर 2 सेकंड में 6 से बढ़ रही है, तो 1 सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ रही है, 1 सेकंड में 3 से बढ़ रही है, तो जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप 1 सेकंड में 3 से बढ़ाओगे तो 2 सेकंड में 6 से स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v माइनस यू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई टी 2, तो 6/2 से आ जाएगा आपका 3, एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमें इसका 5/18 लेना पड़ेगा, है ना, 5/18 लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5/18 जब हम इसका लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 15/18, 15/18 को 3 से कैंसिल करो तो यह आ जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही जवाब होगा बच्चों आपका 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू यूनिफॉर्म थिन आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l आर ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, है ना, क्रॉस बनाया है। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट एट विच द टू रॉड्स आर ज्वाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और जिस पॉइंट पे क्रॉस है उसी पॉइंट से होकर जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें। ठीक, m द्रव्यमान तथा l लंबाई, m द्रव्यमान और l लंबाई की रॉड से जोड़कर एक क्रॉस बनाया गया है। क्रॉस के तल के लंबवत, तल के लंबवत संधि बिंदु से होकर जाने वाले अक्ष के परिधि जड़त्व भाग। ठीक है, तो पहली रॉड और दूसरी रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दो। सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट होता है 1/12 ml स्क्वायर, दूसरे का भी होगा 1/12 ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2/12 ml स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दो 6 टाइम्स, तो 1/6 ml स्क्वायर। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, 1/6 ml स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल दो ml स्क्वायर बाय 6। ठीक, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर गिवन है, इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। एंगल के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों a डॉट बी अपॉन ए बी, तो a डॉट बी कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, दोनों सदिशों के बीच में एंगल बताना है, तो 2 इंटू आई कैप इंटू आई कैप, ये हो गया 2 प्लस 2 -1, तो ये आ गया आपका -2, ये तो 0 आ गया, ए बी की वैल्यू कुछ भी आए तो 0 आ गया, और अगर 0 आ गया इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों लंबवत है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, तो 0 क्या किसको लिख सकते हो आप, cos 90 को लिख सकते हो, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इस तरह से भी देख सकते हो। या बोल सकते हो कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर लंबवत होंगे तभी डॉट गुणनफल 0 आता है, तो 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। 34 हमें बोल रहा है 3 पार्टिकल ऑफ masses 1 kg 2 kg 3 kg आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पूछा है 1 किलो 2 किलो 3 किलो द्रव्यमान के कण बी भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है, तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। ठीक, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, तो पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा बच्चों 0,0,
इसका कोऑर्डिनेट लिखे, साइड की वैल्यू क्या बोली है इसने, बी भुजा, तो ये बी है, ये बी है और ये बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया बी कॉमा जीरो कॉमा जीरो, है ना, इसका जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। और अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली जो साइड होगी दोनों इक्वल होगी, इसका मतलब ये b/2 होगी, तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया b/2, y कोऑर्डिनेट को मैं y बोल देता हूं अभी, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी बच्चों बी स्क्वायर माइनस दिस, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस, तो ये y मिल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पी स्क्वायर मिल जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 3b स्क्वायर बाय 4, ये आ गई आपके y स्क्वायर की वैल्यू, तो y मिलेगा आपको b√3/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b√3/2, ठीक। तो इस तरह से हमें, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, कोऑर्डिनेट मिल गए। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, m1 x1 ये तो हो गया 0, m2 x2 तो ये हो गया आपका 2b प्लस m3 x3 तो ये हो गया आपका 3b/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, 3 + 2 5 + 1 6, ये आ गया 6, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिला 2 × 2 हो जाएगा बच्चों 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, 7b/2, 2 × 6 हो जाएगा 12, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आ गई आपकी 7b/12। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 7b/12 दिख रहा हो x कोऑर्डिनेट? हाँ, इसमें दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और क्योंकि z कोऑर्डिनेट 0 है तीनों में, z कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो मुझे तो आंसर ही मिल गया, इसका मतलब यही आंसर है। लेकिन फिर भी y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि z 0 दिख गया और इसमें y कोऑर्डिनेट को 0 और z को कुछ दे रहा है ये, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि यही आंसर सही है। सिर्फ x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके समझ में आ गया कि आंसर सही है, क्योंकि z 0 होना ही चाहिए, क्योंकि z कोऑर्डिनेट तीनों जगह 0 है, तो z तो 0 होना चाहिए और यहाँ z की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर गलत होगा। फिर भी y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो m1 y1 ये हो गया 0, m2 y2 ये हो गया 0, m3 y3 तो 3b√3/2 डिवाइडेड बाय टोटल हो गया 6, ठीक, तो ये हो जाएगा 3b√3/12, ठीक, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक, ठीक है, तो 3√3b/12, हाँ ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा है, ये इसको 3b√3/12 भी लिख रहा है, ठीक है, वो उसको 3b√3/12 भी लिख रहा है, ठीक, उसने कैंसिल नहीं किया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में 3b√3/12 लिखा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, तो √3b/4 आंसर आ गया था, नहीं कैंसिल करेंगे तो 3√3b/12, ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। One of the rectangular component of velocity 80 km/h is 40 km/h. The value of other component is, ठीक है, 80 km/h के वेग का एक समकोणी घटक 40 km/h दूसरे घटक का मान होगा, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन बोल रहा है 80 km/h का एक कंपोनेंट 40 km/h है, मैं यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या ये 80 cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट होगा 80 sin थीटा, और यही है जो हमसे पूछा गया है। अगर हमें थीटा पता होता तो हम बता देते हैं, तो यहां से बताते हैं 80 cos थीटा की वैल्यू 40 है, 40 से कैंसिल करो 2 तो cos थीटा मिलेगा 1/2, मतलब थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री, थीटा 60 मिलेगा, तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा 80 sin थीटा वहां रख दो 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये कैंसिल करके मिलेगा आपको 40√3, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 40√3, ठीक है। ऑप्शंस में रूट नहीं दिखाई दे रहा है तो √3 की वैल्यू 1.73। अच्छा, ये अगर 2 होता तो आंसर 80 आ जाता, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा छोटा है तो आंसर 80 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, 80 से थोड़ा सा छोटा 70 हमें दिखाई दे रहा है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। बॉडी ऑफ weighing 2 kg is suspended as shown in the figure. The tension T1 in the horizontal string is, ठीक है, 2 kg भार 2 kg वेट की एक वस्तु को चित्रण से लटकाया गया क्षैतिज में T1 का, इस T1 की वैल्यू पूछ रहा है, इसको मैं T2 बोल देता हूं, और T2 के बना लेते हैं दो कंपोनेंट, क्योंकि सब कुछ बैलेंस है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 30 है तो ये हो जाएगा आपका T2 cos 30, और ये हो जाएगा आपका T2 sin 30, तो T2 sin 30 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू
2 kg वेट, तो ये 2 आ जाएगा, तो T2 की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 4, है ना, T2 तो आ गया आपका 4, लेकिन हमें तो T1 चाहिए, तो ये जो T1 है ये किससे बैलेंस हो रहा है, T1 बैलेंस हो रहा है T2 cos 30 से, तो T2 cos 30, T2 की वैल्यू 4, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 2, तो ये आ जाएगा आपका 2√3 kg वेट में, आंसर हो जाएगा 2√3, है ना, 2√3, सॉरी 2√3, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, सी आपका सही जवाब होगा, ये 2/√3 लिखा है, आंसर हमारा 2√3 आया, 2√3 हमें सी में दिखाई दे रहा है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37 हमें क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विल बी मैक्सिमम, ठीक है, सदिश आर का एक्स के अनुदिश घटक का मान अधिकतम होगा, एक सदिश है आर, ये रहा भैया आर, और एक्स ये रहा एक्स, एक्स के अनुदिश जो घटक है वो क्या होगा, आर कॉस थीटा, तो जो आर कॉस थीटा है वो आपको मैक्सिमम चाहिए, आर का तो आप कुछ कर नहीं सकते, कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दो तो आर कॉस थीटा मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 1 को आप लिख सकते हो कॉस 0, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दो, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देंगे तो जो आर यहां था वो 0 डिग्री पे इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जो आर यहां था उसको 0 डिग्री पे ले आओ, तो जो आर है वो पूरा के पूरा जब एक्स के अलग होगा वही उसका मैक्सिमम कंपोनेंट होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू इफ आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर आर धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तो उसका कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में पूछा था, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट का मास गिवन है 20 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल विद अ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो जो डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, सॉरी तो 1 मीटर ले लेते हैं इसको, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, वेलोसिटी ड्रॉप्स टू, वेलोसिटी हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड तक ड्रॉप हो जाती है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ ऑन द वॉल, तो फोर्स पूछ रहा है बच्चों, फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स को लिख सकते हैं हमें मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 800 थी, फाइनल वेलोसिटी 100 हो गई, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, हिंदी में बोल रहा है क्वेश्चन, 20 ग्राम की गोली 100 सेंटीमीटर मोटी दीवार से 800 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराकर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दीवार के पार हो जाती है, तो गोली का औसत वेग, तो इसकी स्पीड जो है वो 800 से 100 हो गई, मतलब कितना रिटार्ड हुई वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फाइनल स्पीड क्या हो गई 100, 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4, u कितना है 800, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, दो जीरो का को लिखो स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर मतलब ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 2a, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ है, तो 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 64 इक्वल टू 2a, तो ये मिल जाएगा 63 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 2a, 1 माइनस 64 से माइनस 63, ये रिटार्डेशन मिल गया। अब ये फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों ma, तो फोर्स की वैल्यू m कितना गिवन है 20 ग्राम, तो इसको लिखो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, और a है आपका 63 इंटू 10 टू द पावर 4 बाय 2, 2 से कैंसिल करो ये हो जाएगा 10, 10, ठीक, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 f इक्वल टू 63 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 3 मतलब 2, ये हो जाएगा 6300 न्यूटन, ठीक, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6300 न्यूटन, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 6300 न्यूटन सही जवाब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, एन इंजन डेवलप 10 किलोवाट ऑफ पावर, तो पावर की वैल्यू है 10 किलोवाट मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, हाउ मच टाइम टी पूछ रहा है, विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ, मास की वैल्यू है 200 kg टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर, ठीक है, एक इंजन 10 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करता है तो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में कितना समय लगेगा,
तो देखो पावर को लिख सकते हैं बच्चों वर्क अपॉन टाइम, शक्ति बराबर शक्ति कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन पावर। वर्क क्या कर रहे हैं अपन, एम मास को एच हाइट तक उठाने का, तो वर्क हो गया आपका mgh, ये हो जाएगा mgh बाय p। तो मास कितना है बच्चों 200 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, और कितनी हाइट तक उठाना है 40 मीटर की हाइट, और पावर कितनी है 10 किलोवाट, मतलब 10 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो 3 से 1 2 3 0, और 0 से ये वाला 0, 4 इंटू 2 से आ जाएगा आपका 8 सेकेंड। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा 8 सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या बोल रहा है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3 सेकेंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 3 सेकेंड गिवन है ना, एंड द रेंज इज 150 मीटर, रेंज 150 मीटर गिवन है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, मतलब u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब u cos थीटा हमसे पूछ रहा है। पत्थर को वायु में प्रक्षेपित किया गया, इसका उड्डयन काल 3 सेकंड है, ये मैंने लिख दिया। क्षैतिज परास 150 मीटर ये लिख दी, तो पत्थर के प्रक्षेपण वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, जब हम u से फेंकते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं u cos थीटा और u sin थीटा, वेग के दो घटक। बॉडी इस तरह से चलती है और यहां से यहां तक आने में से t टाइम लगता है। हमें बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होती है, तो u cos थीटा से t टाइम तक चलने का जो रेंज होता है उसी को तो हम परास कहते हैं, उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो रेंज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों आपका u cos थीटा से t टाइम तक चलने की डिस्टेंस। ठीक, और रेंज गिवन है आपको 150, तो 150 u cos थीटा आपसे पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है 3 सेकेंड, तो 3 से कैंसिल कर दो 50 टाइम्स, तो u cos थीटा की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स ऑफ 5 F इक्वल टू 5 प्लस 3x न्यूटन acting on a body of mass 20 kg along the x displaces it from x equal to 2, x equal to 2 मीटर to x equal to 6 मीटर, 2 से उठा के 6 तक ले जाते हैं। तो वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क जो होता है बच्चों, वर्क होता है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है ना, एक परिवर्ती बल दिया हुआ है, परिवर्ती बल दिया हुआ है, और 2 से 6 तक ले आने का वर्क पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन से मिलेगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और कहां से कहां तक ले गए हम इसको उठा के 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से 6 तक लिमिट डाल दो, तो वर्क एफ की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 3x dx लिमिट फ्रॉम 2 to 6, तो ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन dx 2 to 6 प्लस 3 इंटीग्रेशन x dx लिमिट्स फ्रॉम 2 to 6। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो मिलेगा 5 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x में लिमिट रख दो 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 से मिल जाएगा हमें 4 प्लस 3, इस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, और x स्क्वायर में लिमिट रख दो 6, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये मिलेगा हमें 5 4 20 प्लस 3 बाय 2, 36 माइनस 2 हो जाएगा 32, 32 से उड़ा दो को उड़ा दो 2 से 16 टाइम्स, तो हो जाएगा 20 प्लस 48, तो 40 प्लस 20 68, 68 जूल, है ना, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें 68 जूल, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, 68 जूल हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। अ 500 kg कार, मास गिवन है 500 kg, कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिख लो 36 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बच्चों mv स्क्वायर। अभिकेंद्रीय बल पूछ रहा है, सारी वैल्यू देके अभिकेंद्रीय बल पूछा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मास की वैल्यू सीधे रख देते हैं हम 500, वेलोसिटी आ गई अपनी 10, स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, और रेडियस कितनी गिवन है 50 मीटर 50, तो 50 से कैंसिल कर दो 10 10 10, मतलब ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए 1000 जैसा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा 43।
ठीक है। इट शोज इफ शोन सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक बी। कौन है ब्लॉक बी? ये ए है और ये बी है। तो बी पे टेंशन ने कितना कार्य करा ये हमसे पूछा है। ठीक है, टेंशन ने कितना कार्य करा है पूछा है। दर्शाए क्षेत्र में निकाय विराम से छोड़ दिया, 1 सेकंड में ब्लॉक बी पर तनाव बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक, तो टेंशन एक ही रो पे जो टी आएगा, 3 का वेट हो गया 30, 2 का हो गया 20, ये भारी है हल्का है, इसका मतलब ये नीचे जाएगा। अच्छा, टी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सिंपल पुली सिस्टम में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g, है ना। टी के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, तो m1 m2 हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 24 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू तो आ गई आपकी 24 न्यूटन। अब यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। नीचे फोर्स लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है टी, फिर भी चल रहा है ए से नीचे, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम है। एम कितना है? 3, एक्सेलरेशन ए, टेंशन की वैल्यू 34, तो 30 माइनस 24 इक्वल टू 3 है। ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 3 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिल गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब ये तो वर्क डन पूछ रहा है 1 सेकंड में, है ना। 1 सेकंड बोला था, हाँ प्रथम 1 सेकंड, 1 सेकंड में वर्क पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों, वर्क पूछा है ना हमसे, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है वो टेंशन है, और टेंशन की वैल्यू 24 आ चुकी है। अगर हमें 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो वर्क मिल जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन लगा ली, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन 2 टाइम 1 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1, तो यहाँ रख दो 1, तो वर्क भी आ जाएगा 24 जूल। ठीक, तो वर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? 24 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये बोल रहा है मास ऑफ 1 kg इज जस्ट एबल टू स्लाइड डाउन द स्लोप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जस्ट स्लाइड कर रहा है ये रफ सरफेस व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री हो तो जस्ट स्लाइड कर। जस्ट स्लाइड का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर mg sin थीटा लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है तो दोनों बराबर है। मतलब mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों बराबर होगा, जस्ट स्लाइड कर गया। द मिनिमम फोर्स नेसेसरी टू पुल अप द इंक्लाइंड प्लेन इज, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, खुरदुरे अनंत तल पर नीचे फिसलने के लिए ठीक योग्य। ठीक योग्य मतलब दोनों फोर्सेस, दोनों बल बराबर हो गए तो फिसलने की स्थिति में आ गया है। जब अनंत तल का कोण 60 डिग्री है तो ब्लॉक को अनंत तल के ऊपर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। ऊपर खींचने के लिए बल पूछ रहा है। यहां से अपन थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। mg sin थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू आर, और आर को लिखेंगे mg cos थीटा। ये टर्म अगर हम कैंसिल करें, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका tan 60 इक्वल टू म्यू, है ना। cos थीटा इधर आ गया, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो म्यू हमें मिल गया √3। अब जब आप इस ब्लॉक को ऊपर खींचने की कोशिश करोगे, जब आप इस ब्लॉक को ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो mg sin थीटा इसका अपोज करेगा और साथ में फ्रिक्शन भी अपोज करेगा। तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों मिलकर अपोज करेंगे, तो इन दोनों के सम के बराबर मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ऊपर खींचने के लिए। इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी mg sin थीटा। m कितना दिया है बच्चों? 1, तो 1 इंटू जी हो गया 10, और sin 60 हो गया आपका √3/2 प्लस फ्रिक्शन हो गया म्यू। फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू mg cos थीटा। तो ये हो गया आपका 10 √3/2 प्लस म्यू की वैल्यू √3, mg की वैल्यू 10 और cos 30 की वैल्यू 1/2। तो 10 √3/2 प्लस 10 √3/2, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 10 √3/2, 2 कैंसिल, तो फोर्स मिल जाएगा 10 √3 की वैल्यू 1.732, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 17.32 न्यूटन, 17.32 न्यूटन। तो इसका सही जवाब हमें यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, 17.32 न्यूटन। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना। फाइनली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, ये भी कर लेते हैं। द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज रोटेटिंग विथ 4 रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 रोटेशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 रोटेशन पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई न्यू, तो ये हो जाएगा 2 पाई और न्यू की वैल्यू 4, तो ये तो आंसर आ जाएगा आपका 8 पाई। इसका मतलब 8 पाई वाला आंसर आपका सही होना चाहिए। लेकिन
क्योंकि ऑल ऑफ द अबाउ भी इसमें दिया हुआ है, तो हमें एक बार इनको भी चेक कर लेना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पाई की वैल्यू रखें 3.14, तो 8 इंटू 3.14 से 25.12 आ जाएगा, ये भी सही है, क्योंकि 8 3 24 होता है, थोड़ा सा बड़ा है तो 24 थोड़ा बड़ा नंबर, ये भी आ जाएगा। 32 4 से कैंसिल करें तो 8 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब ये भी 8 पाई ही लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबाउ। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो हम लोग सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं बच्चों। होपफुली सभी ने बहुत अच्छा पेपर दिया है, सभी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर रहे होंगे। सारी गलतियों को समझो, अप्रोच समझो, और थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करो बच्चों। अगले टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।